नमस्कार, मैं हूं राज और इंडिया फर्स्ट लाइव पर आप देख रहे हैं बिग स्टोरी। जैसा कि आप सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार को चीन पर एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने चीन को इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि वो लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अपनी सेना को पीछे हटाए और भारत के पास 2020 से पहले के जो पेट्रोलिंग अधिकार थे उन्हें बहाल करे। चीन को पीछे हटना पड़ा है और 2020 से पहले की यथास्थिति को बहाल करने के लिए राजी होना पड़ा है और ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। देखिए, चीन 2020 के पहले वाली यथास्थिति बहाल करने को तैयार हो गया है। इसकी घोषणा पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने की। उसके बाद इसकी पुष्टि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की। इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इसकी पुष्टि की। इसके बाद रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से, जिसमें दोनों नेताओं ने रिश्तों को मजबूत करने की बात कही। नरेंद्र मोदी ने वहां भी अपने भाषण में इस नए अग्रीमेंट की बात की, लेकिन उन्होंने शी जिनपिंग को ये साफ साफ कह दिया कि सीमा पर अगर शांति होगी तभी रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। ये एक तरह से चेतावनी भी थी कि चीन ने जो हरकत 2020 में की वो फिर कभी दोहराई नहीं जानी चाहिए, क्योंकि रिश्ते फिर सामान्य नहीं हो पाएंगे। अब मैं आपको ये बताऊं कि मोदी और जिनपिंग के बीच कजान में ये जो मुलाकात हुई है ये चीन के रिक्वेस्ट पर हुई है। पिछले 4 साल में चीन को ये बात समझ में आ गई थी कि नरेंद्र मोदी उससे डरने वाले नहीं हैं और अगर ये टेंशन लंबा चलता है तो चीन का ही ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि एक तो नरेंद्र मोदी 1 इंच भी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है और दूसरे, चीन एक साथ इतने सारे फ्रंट पर नहीं लड़ सकता। उसको भी ताइवान पर फोकस करना है। साउथ चाइना सी में इतनी सारी चुनौतियां हैं। इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, सभी के साथ उसका झगड़ा है। ऊपर से यूरोप और अमेरिका ने उनका जीना हराम कर रखा है। बहुत सारे अघोषित प्रतिबंध लगा रखे हैं। वे यूरोप और अमेरिका अपने बाजार को धीरे धीरे चीन के लिए बंद कर रहे हैं और अपने देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को ये सलाह दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी यूनिट चीन में खोल रखी है, कि वो चीन से बाहर चले जाएं भारत जैसे देशों में। और इसका परिणाम भी अब दिखने लगा है। आपको पता होगा, एप्पल जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो चीन से अब भारत की तरफ शिफ्ट कर रही हैं और इसका एक असर ये भी हो रहा है कि चीन की इकोनॉमी अब धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही है। चीन के अपने आंकड़े ये बता रहे हैं। तो ये सब शी जिनपिंग के लिए परेशानी का सबब बन रहे थे। शी जिनपिंग को ये लगा कि अब एक साथ वो इतने सारे फ्रंट पर नहीं लड़ सकते और नरेंद्र मोदी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, भारत की जो सेनाएं हैं वो सीमा पर पूरे दमखम के साथ खड़ी हुई हैं और चीन के सैनिकों को आंख में आंखें डाल करके उनसे ये कह रही हैं कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते और जो कुछ तुमने 2020 में किया अब तुम्हें पीछे हटना पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी के ये तेवर देखकर और भारतीय सेना के ये तेवर देख करके चीन और शी जिनपिंग ने फाइनली ये डिसाइड किया कि उन्हें ब्लिंक करना ही पड़ेगा, उन्हें पीछे हटना ही पड़ेगा। और फाइनली ये डिसीजन लिया शी जिनपिंग ने और अब वो उन सारे एरियाज से जहाँ पे वो भारत की पेट्रोलिंग को रोक रहे थे, खास करके ये जो अग्रीमेंट हुआ है ये डेमचौक और डेप्सांग, जहाँ पे कि ये जो विवाद है ये 2020 से पहले का है, 2020 से भी पहले का है, 2017 से पहले का है, यहाँ तक कि 2013 से उन क्षेत्रों में चीन जो है वो भारत की पेट्रोलिंग को रोक रहा था। तो आप सोचिए कि ये जो 2 बहुत पुराने फ्रिक्शन पॉइंट थे, वहाँ भी चीन अब भारत को पेट्रोलिंग का अधिकार देने के लिए तैयार हो गया है और ये नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की बहुत बड़ी जीत है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि शी जिनपिंग ने आखिरकार भारत से सुलह करने में ही अपनी भलाई समझी और उनके पास भारत के सामने झुकने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ साफ कह दिया था कि अब बातचीत तभी होगी, बात आगे तभी बढ़ेगी जब सीमा पर स्टेटस को बहाल होगा। स्टेटस को मतलब 2020 से पहले की स्थिति,
जब चीन ने इस स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की थी, वो फिंगर एरियाज में F4 तक वो आ गए थे, जहाँ पे कि वो F4 से F8 ये नो मैंस लैंड था और वहाँ तक वो पहुँच गए थे। तो ये जो उन्होंने स्टेटस को बदलने की कोशिश की थी, भारत की ज़मीन हथियाने की कोशिश की थी, नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया कि आप जब तक स्टेटस को बहाल नहीं करेंगे तब तक ये बातचीत नहीं होगी। और फाइनली चीन को झुकना पड़ा और ये अग्रीमेंट अभी जा करके हुआ है। वैसे चीन में भी ये सवाल उठेंगे कि आखिर 2020 में शी जिनपिंग ने जो हरकत की थी उससे आखिर क्या हासिल हुआ? ज़मीन तो मिली नहीं, ऊपर से भारत के साथ रिश्ते भी खराब हुए। इतने बड़े बाजार से कई चीनी कंपनियों को निकलना पड़ा और 4 साल बाद पीछे हटना ही पड़ा। तो फिर हासिल क्या हुआ? यह तो एक तरह से शी जिनपिंग की बेइज्जती ही हो गई। अगर चीन में लोकतंत्र होता तो जिनपिंग के लिए जवाब देना मुश्किल होता, लेकिन वहाँ तानाशाही है, खुल के पूछने वाला कोई है नहीं। इसलिए शी जिनपिंग अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है वो शी जिनपिंग के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दरअसल 2020 में जब चीन ने भारत की ज़मीन हड़पने की कोशिश की थी तो उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि उसे इस तरह की बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा और पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि चीन कभी पीछे हटने के लिए नहीं जाना जाता, वो सलामी स्लाइसिंग के लिए जाना जाता है। मतलब वो आपके घर में 4 कदम घुस जाएगा, उसके बाद बातचीत करेगा, फिर 2 कदम पीछे हटेगा, लेकिन जो 4 कदम जो वो अंदर आया था उसमें से 2 कदम तो वो रख ही लेगा। लेकिन इस बार उसे पूरी तरह से पीछे हटना पड़ा है और ये उससे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि 2020 की जो झड़प हुई उसके बाद से चीन लगातार भारत की सेना को पेट्रोलिंग करने से कई इलाकों में रोक रही थी। कुछ समय पहले जो दोनों देशों के बीच में जो समझौते हुए उसमें लगभग दूसरे सारे जो फ्रिक्शन पॉइंट्स थे, जैसे जो पैंगोंग लेक है वहाँ पे, गलवान वैली में वहाँ पे, वो सारे वहाँ पे बफर जोन बनाए गए और वो सारा मामला जो है वहाँ पे एक तरह से आप समझिए तो समझौता हो गया था। लेकिन जो 2 क्रूशियल इलाके थे, डेमचोक और डेप्सैंग, वहाँ पे समझौता नहीं हो पा रहा था, चीन पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो 2020 में जो झड़प हुई उसके बाद से जो भारत को पेट्रोलिंग करने से चीन रोक रहा था, अच्छा देखिए उस वक्त चीन ने पुराने सारे समझौतों का उल्लंघन करके भारत की ज़मीन हथियाने की कोशिश की थी। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फिंगर एरियाज में जहां सिर्फ पेट्रोलिंग होती थी, भारत या चीन दोनों में से किसी की भी सेना वहां स्थायी रूप से तैनात नहीं होती थी। ये एक तरह से नो मैंस लैंड था। अब आप समझिए कि भारत फिंगर जो एरियाज हैं, समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8, F1 से F8 ये जो फिंगर एरियाज हैं उसमें भारत F8 तक पेट्रोलिंग करता था और चीन F4 तक पेट्रोलिंग करता था। मतलब देखिए वो जो बाउंड्री है वो क्लियरली डिफाइंड तो है नहीं, परसेप्शन है। भारत कहता है कि F8 तक हमारा एरिया है, वो कहता है कि F4 तक हमारा एरिया है। मतलब तो ये F4 से F8 तक का जो एरिया है उस पर कोई क्लैरिटी नहीं थी कि किसकी ज़मीन है। तो वो एक नो मैंस लैंड था। मतलब दोनों के अपने अपने दावे थे। वो चीन की जो सेना थी वो F4 तक पेट्रोलिंग करती थी, भारत की सेना जो थी वो F8 तक पेट्रोलिंग करती थी। लेकिन चीन ने क्या किया, चीन वहाँ चुपके से घुस गया। कैसे घुस गया? तो हुआ ऐसे कि जाड़े में जो दोनों देशों की सेनाएं हैं वो अपने अपने बेस से भी पीछे हट जाती हैं, क्योंकि एक आपको पता है कि वो बहुत ही मुश्किल इलाका है। वहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा पड़ती है कि वहाँ पे रहना, किसी भी आदमी को अपने आप को वहाँ पे बचा के रखना बड़ा मुश्किल होता है, इतनी ठंड पड़ती है। तो सेनाएं जो हैं वो पीछे हट जाती हैं। और दूसरे 2020 में कोविड का दौर था, तो भारत को वैसे भी उम्मीद नहीं थी कि चीन ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि सारी दुनिया कोविड से लड़ने में व्यस्त थी, अपने अपने लोगों की जान बचाने में व्यस्त थी। ऐसे में चीन ने गद्दारी की, कायरता का परिचय दिया और चुपके से इन फिंगर एरियाज में घुस गया जहां भारत की सेना नहीं थी, ना कोई पेट्रोलिंग हो रही थी। जब लोग ये कहते हैं, देखिए ये समझने की बात है, जब लोग ये कहते हैं कि चीन ने ज़मीन हथिया लिया, तो ऐसा कोई ज़मीन नहीं हथियाया था जो वो लड़कर हथिया लिया हो। वो कोई लड़कर हथियाया नहीं था, बल्कि वो धोखे से सारे समझौते का उल्लंघन करके उस एरिया में घुस आया था जो नो मैंस लैंड था।
परसेप्शन के बेसिस पे भारत ये कहता था कि F8 तक हमारी ज़मीन है, वो कहता था कि F4 तक हमारी ज़मीन है। तो बीच में नो मैंस लैंड था, वहाँ पे वो घुस आया था। चीन की सेना में इतना दमखम नहीं है कि वो भारत की सेना को हरा सके और भारत की ज़मीन हथिया सके। आज की तारीख में ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2014 के बाद का भारत है। तो ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं था। तो ये बेसिकली जो चीन ने किया था वो चुपके से उस एरिया में घुस गया था जो नो मैंस लैंड था। अच्छा, उस वक्त चीन को उस फिंगर एरिया से हटाने के लिए भारत ने भी चाल चली। भारत की सेनाओं ने अपना पराक्रम दिखाया और कैलाश रेंज पर कब्जा कर लिया, जहां से वो चीन के ठिकानों को आसानी से निशाना बना सकता था। अब भारत ने जब कैलाश रेंज पर कब्जा किया तो चीन के तो हाथ पांव फूल गए। भारत की सेना ने जो ये पराक्रम दिखाया कैलाश रेंज पर कब्जा करने की, उसी ने गेम चेंज कर दिया और फिंगर एरिया से चीन की सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई। ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन लद्दाख में LAC पर कई इलाकों में चीन ने भारत की पेट्रोलिंग को रोकना शुरू कर दिया। अच्छा, डेप्सेंग और डेमचौक में, जहां अभी जो रिसेंट जो समझौता हुआ है वो मूल रूप से डेप्सेंग और डेमचौक को लेकर के है, जहां चीन, जैसा मैंने आपको बताया, 2020 के पहले से ही भारत के पेट्रोलिंग को रोक रहा था। 2013-2017 में भी यही स्थिति थी। कई जगहों पर भारत को वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। लेकिन अब जाकर के चीन को ये समझ में बात आई है कि भारत से उलझने में उसका नुकसान ही है और उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अब जाकर के चीन पीछे हटा है और जैसा मैंने आपको बताया कि नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। अब देखिए, ये पैंगोंग लेक में जो कुछ हुआ, उसके बाद गलवान घाटी में चीन जमीन हथियाने की कोशिश करता है और दोनों सेनाओं के बीच झड़प होती है और दोनों तरफ से सैनिक मारे जाते हैं। भारत के करीब 20 सैनिक शहीद हुए और अगर ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी मीडिया की बात माने तो चीन के लगभग 40 से 50 सैनिक मारे गए। हालांकि आपको पता है चीन में कोई ओपन मीडिया तो है नहीं, वहाँ कोई ओपननेस तो है नहीं, इसलिए चीन कभी जो वास्तविक संख्या है वो नहीं बताता ऐसे मामलों में, और इस बार भी नहीं बताया। आधिकारिक तौर पर चीन ने सिर्फ 4 से 5 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार करी। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिका की मीडिया की बात माने तो चीन के तकरीबन 40 से 50 सैनिक मारे गए। अच्छा, अगर ये भी मान ले, जो चीन कहता है कि हमारे 4 से 5 सैनिक मारे गए, तो ये भी आप ऐसा समझिए कि वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार चीन के सैनिक किसी झड़प में मारे गए और चीन के लिए ये एक सबक था कि ये 2014 के पहले का भारत नहीं है जिसे वो आसानी से दबा सकता है। और सैनिकों की मौत ने चीन को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या भारत के साथ इस तरह की लड़ाई से कुछ हासिल होने वाला है। चीन को इतना तो समझ में आ गया कि वो अब भारत की 1 इंच जमीन भी हथिया नहीं सकता। 1962 की कहानी फिर से दोहराई नहीं जा सकती। जैसे मैंने आपको बताया, चीन हमेशा से सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी फॉलो करता है। सलामी स्लाइसिंग में क्या होता है, वो आपके घर में घुस जाएगा 4 कदम, फिर आपके साथ टेबल पे बैठ करके बात करेगा, बोलेगा ठीक है 2-2 कदम हम लोग पीछे हट जाते हैं। 2 कदम पीछे हटा, फिर भी तो 2 कदम उसने आपका कब्जा कर लिया। तो ये सलामी स्लाइसिंग की उसकी पॉलिसी है। लेकिन चीन इस बार अपनी पॉलिसी को अमली जामा नहीं पहना सका, क्योंकि भारत ने साफ कह दिया कि आपको पीछे हटना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने साफ साफ शी जिनपिंग को कहा कि 2020 के पहले की यथास्थिति आपको बहाल करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप अंदर घुस आए, अब 2 कदम आप पीछे हटोगे और बोलोगे कि चलो हो गया। जो चीन चाह रहा था, चीन भारत के ऊपर लगातार दबाव बना रहा था कि देखो हम थोड़ा पीछे तो हट ही गए हैं, अब रिश्तों को सामान्य करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि ना, ये नहीं हो सकता, पूरी तरह से पीछे हटो, 2020 के पहले की यथास्थिति बहाल करो, तभी कोई बातचीत होगी। और आज देखिए चीन को पीछे हटना पड़ा है। चीन को बातचीत के टेबल पर आना पड़ा। करीब 21 राउंड सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत हुई और 30 से ज़्यादा बार दोनों देश के राजनयिकों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हुई। जैसा मैंने आपको बताया, चीन ये चाहता था कि भारत सीमा पर तनाव की वजह से दूसरे रिश्तों पर प्रभाव नहीं पड़ने दे, खासकर व्यापार पे। लेकिन मोदी सरकार ने साफ साफ कह दिया उनको कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी और 2020 के पहले की यथास्थिति बहाल नहीं होगी, तब तक रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। आपको मालूम होगा कि भारत ने वो जो झड़प हुई थी 2020 में, उसके बाद से चीन के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए थे। जैसे टिकटॉक को बैन कर दिया, हुआवे जैसी टेलीकॉम गियर कंपनी को भारत में काम करने से रोक दिया। अब चीन ये चाहता था कि भारत
द्विपक्षीय रिश्तों को सामान्य करे, इन सारे प्रतिबंधों को हटा ले। मैंने आपको बताया वो सलामी स्लाइसिंग में बिलीव करता है। वो कह रहा था कि चलो जी अब तो सीमा पर शांति हो गई है, हम तो थोड़ा पीछे हट ही गए हैं, अब सब कुछ भूल जाओ। मतलब वो जितना अंदर आ चुका है, अब वो जहाँ है वहीं पे चीज़ों को रहने दिया जाए, अब उससे पीछे हम नहीं हटेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये बात नहीं मानी और कहा कि आपको पीछे हटना ही पड़ेगा। मोदी ने ये साफ कर दिया कि जब तक चीन LAC पर 2020 के पहले वाली स्थिति बहाल नहीं करता, पहले की तरह पेट्रोलिंग की इजाज़त नहीं देता और वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं देता जहाँ 2020 से पहले भारत की सेना जाती थी, तब तक रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। और 4 साल बाद चीन को झुकना पड़ा है, शी जिनपिंग को झुकना पड़ा है। और अब डेप्सैंग और डेमचौक में भारत को पेट्रोलिंग करने देने पर उनको मानना पड़ा है, जो वो 2020 से पहले से ही रोक रहे थे। तो जिनपिंग को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर उन्हें ये जो बेवकूफ़ी जिनपिंग ने की 2020 में, उससे आखिर हासिल क्या हुआ। अब जो ताज़ी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ये जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। ये देखिए, ये जो अग्रीमेंट है वो सोमवार को सुबह 4:30 बजे लगभग ये साइन हुआ और मंगलवार से डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है। और उसके बाद बुधवार को मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है कजान में। तो ये काफ़ी तेज़ी से सब कुछ हुआ है और निश्चित रूप से चीन ये चाह रहा था कि ये जो ब्रिक्स की मीटिंग है, ये जो कजान में जो मीटिंग हुई है मोदी और जिनपिंग की, तो वहाँ दोनों नेता गए हुए थे ब्रिक्स की मीटिंग में शामिल होने के लिए और वहाँ पे इन दोनों के बीच में मुलाकात हुई है। तो चीन ये चाह रहा था कि बातचीत शुरू हो जाए और कजान में एक बढ़िया मौका है जहाँ पे कि नरेंद्र मोदी से मिला जा सकता है, और इसलिए वो तमाम तरह के दबाव भारत के ऊपर बना रहा था। एक तरह से आप कहें वो मिन्नतें कर रहा था कि अरे मिल लो मोदी जी, मिल लीजिए। लेकिन भारत का रुख बड़ा स्पष्ट था कि जब तक ये 2020 के पहले की स्थिति बहाल नहीं होगी तब तक कोई मुलाकात नहीं होगी। तो चीन ने पीछे हटने का फैसला किया। देखिए ये सब कुछ कैसे हुआ। सोमवार को सुबह में 4:30 बजे ये सिग्नेचर होता है, कोप्स कमांडर्स के बीच में ही हुआ। बाकी जो डिटेल्स थे वो तो डिप्लोमेटिक लेवल पे सब कुछ हुआ, लेकिन जो खबरें आई मीडिया में उसमें कि सोमवार की सुबह 4:30 बजे इस पे दोनों तरफ के जो कमांडर्स हैं, आर्मी कमांडर्स हैं, उनके बीच में सिग्नेचर हुआ। उसके बाद भारत के विदेश सचिव ने इसकी घोषणा की। फिर जो जयशंकर हैं विदेश मंत्री, उन्होंने इसको सेकंड किया कि हाँ भाई ये एग्रीमेंट हो गया है। और फिर उसके बाद से डिसएंगेजमेंट भी शुरू हुआ और बुधवार को मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई। मतलब मुलाकात से पहले ही डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका था, क्योंकि नरेंद्र मोदी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पहले डिसएंगेजमेंट शुरू करो फिर मुलाकात होगी। तो अब जो खबर आ रही है कि डिसएंगेजमेंट मंगलवार से ही शुरू हो चुका है और ये इस महीने के अंत तक, मतलब अक्टूबर के अंत तक ये पूरी तरह से डेमचौक और डेप्सांग का जो इलाका है वहाँ पे ये डिसएंगेजमेंट पूरा हो जाएगा। बाकी जो इलाके थे जहाँ पे झड़पें हुई थी वहाँ पे जो बफर जोन्स बने हैं वो भी वैसे के वैसे ही रहेंगे, वहाँ कोई चेंज फिलहाल नहीं हो रहा है। लेकिन जो अग्रीमेंट है उसमें ये भी बात हुई है कि वहाँ भी बैठ करके बातचीत होगी और जो पुरानी जो पेट्रोलिंग थी वो भी वहाँ जल्द ही शुरू होगी। अब देखिए ये जो पूरा वाकया हुआ है और जिस तरह से चीन को पीछे हटना पड़ा है, 2-4 चीज़ें समझने की है। एक तो कि ये बहुत बड़ा थप्पड़ है उन लोगों के लिए जो ये कहते थे कि अब भारत कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीन ने मन बना लिया है कि जैसे उसने 1962 में ज़मीन हथिया ली थी उस तरह से इस बार भी नो मैंस लैंड ही सही, जहाँ तक वो अंदर आ गया है अब वो पीछे नहीं लौटेगा। तो उनको ये बहुत बड़ा थप्पड़ लगा है कि भारत अब वो 1962 का भारत नहीं है कि भारत ने ज़मीन हथिया ली। भारत ने और नरेंद्र मोदी की सरकार ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। देखिए लोग ये कहते थे कि भाई 50,000 की सेना है, चीन की भी सेना आ गई है उधर, इधर भारत की भी सेना है, तो ये बड़ा इजी नहीं होगा भारत के लिए कि वो चीन को पीछे धकेल सके, क्योंकि वहाँ टेरेंस भी है, वहाँ पे जो इलाका है वो भी इतना आसान नहीं है। लेकिन भारत ने सबको गलत साबित किया और ये दोनों चीज़ हुई है। भारत की सेना भी वहाँ बिल्कुल आँख से आँख मिला करके वहाँ पे चीन को चुनौती दे रही थी और जो डिप्लोमेसी है वो भी अपने फुल स्विंग में था और भारत ने अपने सारे कार्ड्स खेले। अब देखिए जो क्वाड को लेकर के इतनी जो बैठकें हुई और भारत का जो एग्रेसिव अप्रोच रहा, वो चाइना के लिए एक मैसेज था, वो संदेश था कि अगर आप इस तरह की हरकत करोगे तो फिर वही होगा जो आप नहीं चाहते हो। आपने सुना होगा जापान ने ये कहा कि भाई हम एशियन नेटो बनाना चाहते हैं। तो चीन के तो इतने सारे दुश्मन हैं इस एरिया में कि अगर भारत उनके साथ हाथ मिला ले तो चीन के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
तो भारत ये मैसेज भी उनको दे रहा था, लेकिन साथ में डिप्लोमेसी भी चल रही थी। ये कहा जा रहा था कि भाई आप समझ जाओ, बात समझो। नरेंद्र मोदी ने साफ साफ ये कहा है कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में बिलीव करते हैं, चीन के खिलाफ हम कोई इस तरह का अलायंस नहीं बनाने जा रहे हैं। जयशंकर ने भी कहा ये, जब जापान ने कहा कि हमें एक एशियन नेटो बनाना चाहिए, तो जयशंकर ने साफ साफ कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहते। लेकिन अगर चीन मजबूर करेगा, अगर वो हमारी ज़मीन को हथियाने की कोशिश करेगा, तो फिर भारत ने ये सिग्नल दिया कि फिर आपके लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। और फाइनली चीन को ये बात समझ में आई और वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया। देखिए, मुझे इसमें एक चीज़ ये भी लगता है कि इसमें रूस ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि रूस, आपको पता है, रूस के ऊपर ये जो पश्चिमी देश हैं और अमेरिका है, यूक्रेन युद्ध के बाद उन्होंने तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं और रूस को अलग थलग करने की कोशिश हो रही है। तो पुतिन ने भारत को हमेशा कहा कि भाई देखिए, हमारे आपके रिश्ते सबसे अलग हैं और हमने हमेशा आपका साथ दिया, ये भूलिए मत। और पुतिन की हमेशा ये कोशिश रही कि वो भारत को पूरी तरह से अमेरिकन कैंप में न जाने दे। और जैसी खबरें आ रही हैं, निश्चित रूप से पुतिन ने शी जिनपिंग से भी बातचीत की होगी कि भाई ये वक्त ऐसा नहीं है कि अब भारत को नाराज करो, क्योंकि फिर अमेरिका जो चाह रहा है इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, फिर वही होगा और फिर आप उसको रोक नहीं पाएंगे। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत बड़ा रोल है और इसके लिए भी चलिए उन्होंने एक रोल प्ले किया और भारत और चीन के बीच में रिश्ते सुधरते हुए दिख रहे हैं। तो इसका क्रेडिट व्लादिमीर पुतिन को भी जाना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो मुलाकात हुई है वो रूस में हुई है और इसमें व्लादिमीर पुतिन का एक रोल है, ये मीडिया रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं। वैसे तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें उस जस्टिन ट्रूडो का भी, उसने जो बेवकूफ़ाना हरकत की है, भारत को जो उसने टारगेट किया और भारत के ऊपर उसने जो बेवकूफ़ी वाले आरोप लगाए सिर्फ इसलिए कि वो चुनावों में वहाँ के खालिस्तानियों का वोट ले सके, तो इंडिया भी इससे बिल्कुल नाराज़ हो गया, भारत भी उससे नाराज़ हो गया। और भारत ने कहा कि ठीक है, हमें ये मालूम है कि ये सब आप अमेरिका के इशारे पर कर रहे हो, तो फिर चलो हम भी देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो एक मैसेजिंग भी है भारत और चीन के बीच में, ये जो रिश्ते सुधरे हैं, चीन तो मैसेज दे ही रहा है कि देखो, जिसके साथ तुम क्वाड बना रहे थे उसको तो हमने अपनी तरफ कर लिया, क्योंकि भारत के बगैर क्वाड क्या है, क्वाड कुछ नहीं है। देखिए, ध्यान रखने की बात यह है कि जितने भी देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं या क्वाड के जो देश हैं, वो चाहते हैं कि चीन को इस एरिया में रोका जाए। लेकिन कौन रोक सकता है? उनमें से किसी की सीमा तो चीन से मिलती नहीं है। ये सिर्फ भारत है जिसकी सीमा चीन से मिलती है, और भारत ने फिजिकली चीन के सैनिकों का सामना किया है और उनको पीछे धकेला है। तो ये कुवत तो सिर्फ भारत में ही है, ये कुवत सिर्फ भारत में ही है। तो अगर भारत क्वाड में पूरा एक्टिव नहीं रहा, तो अमेरिका का ये जो उसकी जो मंशा है कि चीन को घेरा जाए इंडो पैसिफिक में, वो फिर मंशा ही रह जाएगी, दिवा स्वप्न ही रह जाएगा। और जस्टिन ट्रूडो ने ये जो बेवकूफ़ाना हरकत की, और सबको मालूम है कि उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है। ये जो 5I की बात होती है, वो 5I में मूल रूप से कौन देश है? सबसे मुख्य देश उसमें अमेरिका ही है। उसके अलावा आपको वो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये कनाडा है। तो आप देखिए कि 5 का बहाना बना करके जो जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगाया, वो निज्जर की हत्या में, कि भारत ने हत्या करवाई, तो भारत को ये बात समझ में आ रही थी कि भाई ये सब कुछ अमेरिका करवा रहा है। तो ये भारत ने मैसेज भी दिया है कि आप जो हमें परेशान कर रहे हो ना, हमारी जो ये बाह मरोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो हमारे पास भी ऑप्शन है। अब आप सोचो कि अब आप क्वाड का क्या होगा, क्या होगा क्वाड का? अगर भारत और चीन के रिश्ते ठीक हो जाएंगे, तो जिस उद्देश्य के लिए क्वाड बनाया गया था, वो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से भारत के साथ गद्दारी की है, उससे, और ये देख करके कि ये जो अमेरिका है उसके इशारे पे जस्टिन ट्रूडो कर रहा है, तो भारत को ऐसा लगा कि भाई पूरी तरह से अमेरिका को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता और चाइना पॉलिसी पे फिर से सोचने की ज़रूरत है। खास करके तब जब चाइना जो है, चीन जो है, वो रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि हम पीछे हटेंगे। तो भारत ने अपनी चाइना पॉलिसी को रिकंसिडर किया और इसमें पुतिन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। पुतिन ने चीन को समझाया, शी जिनपिंग को, कि भाई रिश्ते सुधारो, इसी में सबकी भलाई है। और जस्टिन ट्रूडो की इस बेवकूफ़ाना हरकत ने भारत, चीन और रूस, इनको एक प्लेटफॉर्म पे
और अगर ये एक खेमे में अब दिख रहे हैं तो इसका श्रेय तो जस्टिन ट्रूडो को ही जाता है। और ये अमेरिका के लिए बहुत बुरी खबर है, ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो चीन को रोकना चाह रहा था अब उसमें एक स्पैनर बन जाएगा, क्योंकि भारत के बगैर चीन को कोई नहीं रोक सकता। ये भारत ही है जो इस क्षेत्र में चीन के सामने खड़ा हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत को चीन पर विश्वास करना चाहिए? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि समझौता होने से क्या होता है? चीन ने तो पिछले सारे समझौतों का उल्लंघन करके ये 2020 में जो उसने किया, उसने क्या किया? उसने सारे समझौतों का उल्लंघन किया और वो भारत का जो वो परसीव्ड जो एलएसी था या परसीव्ड जो बाउंड्री था उसको उसने ट्रांसग्रेस किया, उसके अंदर वो घुस आया, सारे समझौते का उसने उल्लंघन किया। तो ये जो समझौता है इसका वो उल्लंघन नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भारत को बिल्कुल भी अपनी तैयारियों को बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहिए और वहाँ मुस्तैदी से खड़ा रहना चाहिए। जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसको बिल्कुल किला की तरह अभेद्य बनाना पड़ेगा, ताकि ये जो 2020 की जो हरकत है वो दोबारा नहीं हो, क्योंकि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बताया चीन तो सारे समझौते का उल्लंघन करके ये 2020 में उसने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की। तो ये जो समझौता हुआ है अभी, इसको वो वायलेट नहीं करेगा, इसका उल्लंघन नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। समझौता है, चलिए ठीक है, वो पीछे हट रहा है, वो ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए वो जितनी तेज़ी से डिसएंगेज कर रहा है उतनी ही तेज़ी से रीएंगेज भी कर सकता है, क्योंकि उस तरफ सेना बड़ी संख्या में है और उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बनाया हुआ है। ध्यान रखिए भारत ने भी हाल के दिनों में, ये नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद, उस क्षेत्र में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, वरना कांग्रेस के ज़माने में तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। ये खुद जो उस वक्त ए.के. एंटनी थे रक्षा मंत्री, उन्होंने संसद में स्वीकार किया है कि अभी तो वो तो हमसे बहुत आगे हैं, और उन्होंने किया कुछ नहीं। तो ये बिल्कुल भारत को समझने की ज़रूरत है कि चीन पे भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है वो पीछे हट रहे हैं, लेकिन वो जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत और चीन की जो सीमा है तकरीबन 3800 किलोमीटर की, उसको फोर्टिफाई करना पड़ेगा, उसको किले की तरह अभेद्य बनाना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।